हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताइए। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि देख पा रहे हैं तो एक बार थम्स अप करके बताइए। ओके जी। सभी का स्वागत और भरपूर स्वागत है भाई। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सभी साथी जुड़ जाएंगे। एक बार सभी साथियों से जानना चाहता हूं कि कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, गजब हैं, लाजवाब हैं। ओके। कैसे आज आप लोग कहीं शादी वगैरह में अटके हुए हैं? जय हिंद, जय भारत। चलिए, बच्चे आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर है हमारा अरेबियन अटैक। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? अरेबियन अटैक। यहां से शुरुआत होती है एक तरीके से भारत को खोखले करने की। हाँ जी, लो चांद जी। ओके। यहां से एक शुरुआत होती है कि भारत को खोखला कैसे करना था। और ये भारत को खोखले के करने की शुरुआत होती है अरब अटैक से। किससे बच्चे? अरब अटैक से। जब आपसे पूछा जाता है कि भैया इन्वेंशन कि भारत पर अरब आक्रमण क्या सबसे पहले डायरेक्ट मोहम्मद बिन कासिम ने कर दिया था, तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल नहीं बच्चे। समझे? यहां सबसे पहले पूछा जाता है फर्स्ट अरब इन्वेजन 711 ईस्वी में किया था, और किसने किया था? अब्दुल्ला अरब ने। और ये फेल रहा था भैया। ये फेल रहा था और बहुत बुरी तरीके से फेल रहा था। ओके। इसके बाद में दूसरा आक्रमण किया था 711 ईस्वी में, बुदैल ने किया था, और ये भी असफल रहा था। ये भी क्या रहा था? असफल। यहां से आपका एक प्रश्न पूछा गया है। ए एफ लगा लो, लास्ट टाइम पी वाई क्यू। यहां से पी वाई क्यू पूछा गया कि तीसरा अरब आक्रमण किसने किया था भैया? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने। और ये प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था। क्या बताएंगे? और यदि मैं बात करता हूं, मोहम्मद बिन कासिम पहला सफल अरब आक्रांता रहा है। पहला सफल अरब आक्रांता रहा है। तो आप बता सकते हैं अब इसे भेजा किसने था? ये अल हज्जाज का सेनापति था, और ये केम फ्रॉम द खैबर पास। ये खैबर दर्रा दर्रा से बाहर आया, मतलब कि भारत आया था। कहां से बच्चे? खैबर दर्रा से भारत आया था। बच्चे, सच बात बताऊं, अ, शादियों के सीजन चल रहे हैं, आप जानते हैं। मुझे आज भी एक शादी में जाना था लेकिन नहीं जा पाया। ऐसा नहीं है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, आजाद नहीं हूँ, आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। लेकिन मुझे ये लगा रहता है कि आपका एग्जाम है और आपका सिलेबस बहुत है, तो आपको समस्या ना आए, तो आज की भी चीजें छोड़ दें। ठीक है? आप लोगों के बीच में आकर सेटिस्फेक्शन जो मिलता है वो शायद शादी में जाकर ना मिलता। समझे? तो मैं उम्मीद ये करके बैठता हूँ हमेशा कि आप जब आप लोगों के साथ मैं जुड़ता हूँ, आप लोगों को कुछ सिखा रहा होता हूँ, और जब चीजें हम लोग कर रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको वास्तव में ये वो डाटा दे रहा हूँ हिस्ट्री में, कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं आने दूंगा, और किसी भी चीज की समस्या आपको आने नहीं दूंगा। ये मैंने वादा किया हुआ है आप लोगों से। जी तमन्ना जी। गुड। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिएगा, पहला आक्रमण सिंध क्षेत्र पर देवल बंदरगाह पर किया, और फिर नीरम बौद्ध स्थल पर किया। सीसम के जाट के विद्रोह का दमन किया और ब्राह्मणवाद जीता। अब आता है बाद में
मोहम्मद बिन कासिम जो है रावर का किला जो है उसे जीतता है 20 जून 712 में। और ये जो युद्ध हुआ था इसे रावर का युद्ध भी बोलते हैं बच्चे, क्या बताएंगे, इसे रावर का युद्ध भी बोलते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रावर का युद्ध। ठीक है। यहां पर क्या हो जाती है भैया, दाहिर की मृत्यु हो जाती है। दाहिर की पत्नी कौन थी, लाडी देवी थी, और पुत्री थी परिमला और सूर्यमला। कौन थी भैया, परिमला और सूर्यमला थी। यहीं पर यह व्यक्ति किसे जीतता है, मुल्तान को जीत लेता है, मुल्तान को जीत लेता है। अब यहां बड़े ध्यान से सुनिएगा, दो तीन चीज मैं आपको बता रहा हूं। सिंध पर जजिया किसने लगाया था, यह भी आपका पीवाईक्यू बच्चे, आपसे पूछा जाता है सिंध पर सबसे पहले जजिया कर। जजिया कर क्या हुआ करता था, यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, जो व्यक्ति मुस्लिम नहीं थे, समझे, तो उनसे ये टैक्स लेते थे कि आप मुस्लिम नहीं, या तो इस्लाम धर्म को कबूल कर लो या फिर टैक्स दो। बचे अब पाकिस्तान में सोहन जी, ठीक है, उस समय पाकिस्तान हमारे हिस्सा हुआ करता था ना। ओके, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। और ये जो शुरुआत में ब्राह्मणों पर, विधवा पर और विकलांग पर नहीं लगाया जाता था, नॉट ऑन ब्राह्मण, विडो एंड डिसेबल। इस सब की जानकारी जो है, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस इज अवेलेबल इन चचनामा। एक बुक थी चचनामा, जिसके लेखक कौन रहे हैं, अली अहमद। अली अहमद ने चचनामा को लिखा था बच्चे, ये रही पुस्तक, आपको दिख रहा हो तो इसके बारे में जानकारी कहां से मिली। नहीं भैया, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ वाई ग्रुप वालों के लिए है, एक्स ग्रुप वालों के लिए नहीं है, क्योंकि एक्स ग्रुप में आपका जीएस का पार्ट नहीं आता है। यहां पर दो चीज आपको जानना है, एक तो अरब आक्रमण का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अरब इन्वेजन। एक तो भैया लूट करना सबसे पहला, दूसरा क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। और मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के दिरहम नाम से जारी किए, और यह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे। अब अरब आक्रमण के कुछ तो प्रभाव रहे होंगे ना भारत पर, समझे। हाँ बिल्कुल भैया, हर एक चीज, चाहे प्रैक्टिस सेट है, चाहे ये आपकी क्लास है, ये हमेशा आपके पास में रहेंगी, हमेशा, हमेशा। तो भैया अरब आक्रमण का प्रभाव क्या रहा, भैया एक तो उनसे ऊंट पालन की शुरुआत हुई, हमारे यहाँ जो ऊंट लेकर आए थे वो ये लेकर आए थे। मानचित्र कला का विकास हुआ, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ कार्टोग्राफी, मतलब कि ये लोग कहीं जा रहे हैं तो भैया ये अपना नक्शा लेकर चलते थे कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो मानचित्र कला का विकास जो है यहीं से हमें देखने के लिए मिलता है प्यारे दोस्त। और क्या मिलता है, मानसून की जानकारी हमें मिलती है। खजूर की खेती की शुरुआत भी इन लोगों के द्वारा ही की गई थी। आपसे पूछे कि खजूर की खेती, हाँ बिल्कुल भर सकते हैं शिवांगी जी। और दशमलव सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था, जिसे आप डेसिमल थ्योरी बोलते हैं। क्लियर है। और यहीं से ब्रह्मगुप्त की एक पुस्तक है प्यारे दोस्त, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जिसे बोलते हैं, यहां से पता चलता है ग्रहण, द्विघात समीकरण, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है, और संख्याओं के वर्गों का योग, और पाई का जो मान है √10, ये सब चीजें यहीं से मिलती है। तो आप एक बार बताएंगे, अरब आक्रमण के बारे में मैंने ज्यादा कुछ बताया नहीं है, ठीक, रावर का युद्ध बताया है, ठीक है, किन किन के मध्य हुआ, मोहम्मद बिन कासिम और ताहिर के मध्य हुआ, पुत्री का नाम सूर्यमला और परिमला था, ठीक है, और पत्नी का नाम लाडी देवी था। ओके, जानकारी हमें चचनामा से मिलती है, कहां से मिलती है कि भैया चचनामा से मिलती है। एक बार बताएंगे मुझे यहां तक। अरे आशीष जी, सभी के कमेंट आ रहे हैं बच्चे, परेशान मत हुआ करो, सिर्फ फोकस करिए क्लास पर। कितनी महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। जी, एक बार सभी साथी जानते हैं। इसके बाद में बच्चे ये अरब आक्रांता थे, क्योंकि ये अरब देश से आए थे। फिर आए तुर्क। ये तुर्क कौन थे, ये तुर्क कौन थे भैया, ये तुर्क कौन थे, मैं आपको बता दूं बच्चे। ये तुर्क जो थे, ये दक्षिणी चीन, दक्षिण पूर्वी चीन के कुछ लोग थे, ठीक है, बर्बर जाति थी। ये लोग क्या चाहते थे, जैसे अरब मुस्लिम थे, उन्होंने भैया सिंपल सी बात है कि ना तो ये मुस्लिम थे, इनकी जाति का ही नहीं पता, इन्हें चगताई तुर्क के नाम से, अब ये मुस्लिम बनना चाहते थे। अब इसमें से आपको पता चलेगा
कि किस तरीके से इन लोगों ने यहां पर, जैसे महमूद गजनवी ये कहता है कि यदि मुझे खलीफा सुल्तान घोषित कर दे तो मैं भारत पर हर वर्ष आक्रमण करूंगा। कुछ लॉजिक दिख रहा है? महमूद गजनवी क्या कहता है खलीफा से कि यदि खलीफा मुझे, मान के चलिए आपके स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से कहें कि आप मुझे ये पद दे दें तो मैं ऐसे कर दूंगा, तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पे तो क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन ये व्यक्ति आगे निकल जाएगा। अरे बिल्कुल अमनदीप जी, बिल्कुल। ठीक है, देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में। असेंट द थ्रोन इन 1998, यानी कि 998 में गद्दी पर बैठा। पिता सुबुद्दीन था, खलीफा द्वारा प्रथम सुल्तान घोषित किया गया। ठीक है, खलीफा ने कह दिया जा खूब लूट भारत को, क्या फर्क पड़ता है। नितिन साहू बिल्कुल होगा बच्चे। 40 दिन में आप एयरफोर्स की नौकरी ढूंढ रहे हैं और उसमें आप ये चाहते हैं कि सीजीएल लेवल का सिलेबस कवर हो, तो भैया सीजीएल के लिए 40 दिन में तो काम नहीं हो सकता। हर एक बच्चे के बारे में सोचना पड़ता है, जो सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि एक बार हमने कोर्स लेंगे और हम उससे सीपीओ और सीजीएल भी निकाल देंगे। नहीं बच्चे, क्यों नहीं होगा नितिन साहू जी। और 40 दिन में दो सब्जेक्ट होने हैं, 20 दिन में आप हिस्ट्री कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे? और जबकि आपको पता है मैक्सिमम एक या दो क्वेश्चन, और हो सकता है किसी शिप में क्वेश्चन ना भी लगते हैं, तो सारा कुछ सोच के चलना पड़ता है मेरे भाई। यही चीज यदि आप एनडीए में पढ़ रहे होते तो वहां लेवल अलग होता, समझे? तो इतने तो आप समझदार हैं यार, इतना तो आपको पता होना चाहिए। उपाधि कौन सी धारण की थी? यामीन उद्दौला। ठीक है, जिसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, राइट हैंड ऑफ एम्पायर। यामीन उल बिल्ला, मुस्लिमों को संरक्षक। मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला, आइडल ब्रेकर। और बुद्ध सिकन, यानी कि बुद्ध सिकन का भी अर्थ होता है आइडल ब्रेकर। ओके, पूछने की आवश्यकता नहीं है, सबके कमेंट्स आते हैं। अब उद्देश्य क्या था भैया? उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम और लूटिंग। भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इस चीज का वर्णन कौन करता है? हेनरी इलियट करता है। हेनरी इलियट बोलता है कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और भारत पर जो पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, जिसका कोई नतीजा नहीं रहा था, कह सकते हैं ना सफल रहा और ना असफल, तो इसका कोई नतीजा रहा ही नहीं था। पहला सफल आक्रमण 1001 ईस्वी में, क्या बताएंगे कि पहला जो सफल आक्रमण हुआ था वो हुआ था भैया 1001 ईस्वी में, वहिंद का युद्ध, जो जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में हुआ। किसके भैया? जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में यह युद्ध होता है। क्लियर है? डन है? एक बच्चा कह रहा है सर अभी कितना समय लगेगा बच्चे? नेक्स्ट वीक के एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। अरे जैसे किसी भी धर्म में ना सबसे जो बड़ा पद होता है, वो इस तरीके से इस्लाम धर्म में है ना, खलीफा को सबसे ऊपर मानते थे। अरे बिल्कुल हो जाएगा मन्नू, यदि आपने कोई भी पहले हिस्ट्री पढ़ रखी है तो आप हिस्ट्री मत पढ़िए बच्चे। ठीक है ना, यहाँ का 1 घंटा अपने किसी अन्य रिवीजन में लगाइए, और यहाँ जब मैं आपको पढ़ा दिया करूँ तो यहाँ से एक पीडीएफ डाउनलोड कर लो और वहां से रिवीजन कर लिया करो। भाई मैं हमेशा आपके हित में बात करता हूँ, हमेशा आपके हित में, बेफालतू की बातें मैं करता ही नहीं। आपने एक बार हिस्ट्री पढ़ ली काफी, उसी का रिवीजन करो बार बार। जी, महमूद गजनवी की बात करते हैं। 1005 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। शासक कौन था? दाऊद, जो कि शिया मुस्लिम था। मुल्तान की जिम्मेदारी नौसा शाह को दे दी भैया। और वास्तविक नाम क्या था इस व्यक्ति का? सुखपाल था, जो कि जयपाल का नाती था। 1008 में नागरकोट हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी, और 1018 में कन्नौज पर। ठीक है, जो यहाँ का राज्यपाल कौन था भैया? गुजर। ठीक है, जो कि गुजर शासक था। कालिंजर अभियान, विद्याधर
के ऊपर किया 1021 ईस्वी में। ये विद्याधर कौन था? चंदेल शासक था। 1025 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, 16वां अटैक करता है सोमनाथ मंदिर पर, गुजरात पर करता है। इस समय शासक कौन था भैया? भीम प्रथम। इस समय शासक कौन था प्यारे दोस्त? भीम प्रथम था, जो कि चालुक्य वंश का एक शासक था। क्या बताएंगे कि भैया चालुक्य वंश का ये शासक था। हिंदू आस्था का सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण था। हुआ क्या था कि जैसे इसने ना छोटे मोटे मंदिरों पर आक्रमण किया, तो वहां से ना भाई पहले लोकर वगैरह बैंक वगैरह थोड़ी हुआ करते थे। इसे लगा कि ये हिंदू है ना, सारा धन मंदिरों में रखते हैं, और इसने ना भाई साहब वहां तहस नहस मचा दिया, तहस नहस। समझे? बच्चे प्रैक्टिस सेट यहाँ नहीं मिलेंगे, परसों से यूट्यूब पर मिलेंगे। और मेरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा 3 बजे से, ठीक है ना? 3 बजे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग आपस में जुड़ रहे होंगे। ओके। अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध हुआ, और 1030 में भैया इसकी मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? आप बताएंगे कि भैया 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हुई। ओके, डन है। एक बार सभी प्यारे दोस्त मुझे थम्स अप करके बताइए, यहां तक ओके है क्या? सब कुछ चीजें समझ में आई हैं? एक बार जानना चाहता हूं भैया मैं, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक ओके है? एक बार सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे यहां तक? जी। इसके बाद में जो शासक आता है वो आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी बच्चे, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं कंप्लीट पीडीएफ डलवा दूंगा, आप चाहें तो उसे निकलवा भी सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सियाबुद्दीन 1173 से 1206 जन्म, और क्या नाम है, इसका शासनकाल रहा है, मृत्यु 1206 में हो जाती है। गौर प्रदेश मिला था इस व्यक्ति को। गोरी का भारत पर पहला अटैक जो है 1175 ईस्वी में होता है। कहाँ? मुल्तान पर। ठीक है। और ये मोहम्मद गोरी जो भारत में आया था, गोमल दर्रे से आया था। क्या आप बता सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम भारत में किस दर्रे से आया था? सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल हो जाएगा अंशु जी, हो जाएगा। ओके। और जब ये आक्रमण करता है तो करमती जाति पर करता है, ठीक है, जो कि सिया बौद्ध हुआ करते थे, जो कि सिया बौद्ध हुआ करते थे। क्या आप बता सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में किस दर्रे से आया था? होता क्या है, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भैया 1178 ईस्वी में इसे लगा कि दक्षिण भारत में मैं एंट्री करता हूं, और इसने क्या कर दिया भैया, पाटन गुजरात पर दूसरा आक्रमण कर दिया। इसे लगा कि वहां एक महिला शासिका है जिसका नाम क्या है, उसका नाम था भैया क्या, नायिका देवी। विधवा थी, लेकिन वो बड़ी ही तेज स्त्रियों में से एक थी। खैबर दर्रे से आया था बच्चे। बच्चा इतना कराऊंगा जितना आप डाइजेस्ट करवा कर पाओ, मैं बेफालतू की चीजें कराता ही नहीं हूं। मैं बेफालतू की चीज नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है ना? आज सिर्फ जो है आपकी लगभग 30 मिनट के आसपास की क्लास रखूंगा मैं। जहां जरूरत होगा रुकने का वहां रुकूंगा, जहां आपको कराने की आवश्यकता होगी मैं वहां कराऊंगा। समझे? जो टाइम बचता है ना आपका, 15-20 मिनट या 30 मिनट मेरे घंटे का, तो उसे आप रिवीजन करने में लगाया करो, बेफालतू की चीजें मत कराया करें। जिसमें इसे भीमदित्य, जिसका दूसरा नाम क्या था भाई, मूलराज द्वितीय ने बुरी तरह हराया। भीमदित्य चालुक्य वंश का शासक था, और इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया? नायिका देवी ने किया था। नायिका देवी मूलराज द्वितीय की क्या थी? मां थी। आप देख रहे हो दरे भैया, जैसे कि दो बहुत बड़े पर्वत हैं, उनके बीच में है ना आवागमन का स्थान होता है। कृष्ण सिंह ये आशीर्वाद के रूप में लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं। होता है, हमारे दादाजी भी ऐसी करते थे।
ठीक है बच्चे। ओके, यहां पर कुछ युद्ध हैं, जैसे कि 1179 ईस्वी में कश्मीर और सिंध को जीता, 1186 ईस्वी में पंजाब को जीता और पंजाब में बठिंडा और तबर हिंद को, और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। यहां से इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो आपसे पूछा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ, कि भैया गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के। क्लियर है। अब आप बता सकते हैं तराइन नामक, आपसे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये पीवाई क्यू है, कि तराइन नामक स्थान कहां पड़ता है, कहां पड़ता है तराइन नामक स्थान। सभी साथी बताएंगे। यहां पर तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी की हार हो जाती है भैया। ओके, और इसकी जानकारी कहां से मिलती है, पृथ्वीराज रासो से। और पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था, चंद्र बरदाई ने लिखा था। किसने लिखा था, कि भैया पृथ्वीराज रासो को चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया था, चंद्र बरदाई द्वारा। ठीक है, डन है। ओके, चलो, यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, तराइन के दूसरे युद्ध की। किस किस के मध्य होता है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। क्या बताएंगे, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इसमें ना इस बार गौरी जीत जाता है। क्या बताएंगे, गौरी जीत की जीत हुई। और गौरी शासन क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वापस चला जाता है। अब गौरी मतलब एक तरीके से खत्म हो चुका है मेरे दोस्त। हाँ, एक तो तरीका ये है भैया, नायिका देवी बच्चे मूलराज द्वितीय जो था उसकी माता का नाम था। एक तो तरीका पढ़ाई का ये होता है, आप गधे की तरह पढ़ते रहो बेफालतू की चीजें, ठीक है, दुनिया भर की चीजें। मैं भी आपको 50-60 क्लासेस में हिस्ट्री करवाऊं। एक तरीका ये है कि भाई जैसे आपका वेटेज सबसे ज्यादा साइंस का है और इंग्लिश का है, तो आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यहां रागा का आप जानते हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है ना, रागा के आने हैं, ठीक है, उसमें रीजनिंग भी है, जीके भी है सारी। तो आपको जीके के तो मैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, जैसे कि आधुनिक भारत से बहुत क्वेश्चन आते हैं, वहां करवाऊंगा। ठीक है, हाँ, तो वो चीजें करनी है हमें, बेफालतू की चीजों से तो हमें दूर ही रहना है ना। अब बात करते हैं पेड़ दोस्त, यहां पर गौरी का अंतिम अभियान खोकर जाति के विरुद्ध होता है पेड़ दोस्त। किसके, कि भैया गौरी का जो अंतिम अभियान है खोकर जाति के विरुद्ध होता है। और गौरी की मृत्यु कब हो जाती है, 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हो जाती है। कहां, दमियक पाकिस्तान में। और गौरी का अपना कोई पुत्र नहीं था। जब इसका कोई अपना पुत्र नहीं था, तराई नामक स्थान बेटा हरियाणा में पड़ता है। ओके, फिर जो गौरी के दास थे, उसने ना अपना साम्राज्य इन्हें सौंप दिया। जैसे जो यलदोज था, इसे गजनी सौंप दिया, ये ऐबक का ससुर था। कुबाचा को सिंध और मुल्तान काबुल कांधार, जो कि ऐबक का जीजा था। ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली सौंप दिया। और बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार सौंप दिया, बंगाल और बिहार सौंप दिया बेटा। समझे। और टेंशन मत लीजिए, जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना तो वहां आपको है ना परफेक्ट तरीके से सब कुछ चीजें का तैयार करा दूंगा। बच्चे आज की क्लास थोड़ा सा यहीं रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो आज हमने अरबी आक्रमण कर लिया और तुर्की आक्रमण कर लिया, ठीक है। और मैं पीडीएफ अभी 5 से 7 मिनट में अपलोड करवा दूंगा, इसे आप पीडीएफ से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज कराई है इन्हें तो छोड़ा ही मत करो आप। ओके ना, टेंशन मत लीजिए, आपने विश्वास किया है ना, आपने विश्वास किया है। हाँ, हिस्ट्री बच्चे रेयरली एक या दो क्वेश्चन आते हैं। जब विश्वास किया है तो मैं आपके विश्वास को है ना टूटने नहीं दूंगा, मैं आपके विश्वास को टूटने दूंगा ही नहीं। ओके, अमन बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, वाई ग्रुप वालों की आती है भैया। मेरा टाइम प्रैक्टिस सेट का 3 बजे रहेगा, सभी को आना है परसों से। ओके। तमन्ना यादव बिल्कुल इस बार पक्का है आपका। आपका सिलेक्शन पक्का है इस बार। नहीं तुषार, वो जाना था तो वो तो। नहीं विश्वास जी। हाँ जी, रोज क्लास होगी, क्लास की छुट्टी क्यों होगी। अरे आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप टेंशन क्यों लेते हैं हमेशा। नहीं, क्लासेस जो आपका सिलेबस है एप्लीकेशन पे चलता रहेगा, यूट्यूब पे आपकी वो चीज चल जाएंगी। यूट्यूब पे आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे। 100% आपका सिलेक्शन होगा फर्स्ट टाइम में ही। पहली बार में सिलेक्शन होगा भैया। टेंशन किस चीज की लेनी है। और बताइए। हाँ, क्लास ओवर होगी आज, क्लास थोड़ी कम ही रखेंगे हम लोग। अजय यादव जी, ऐसा बच्चा होना चाहिए सर, आपने जितना पढ़ाया पूरा याद है। ऐसे बच्चे का सिलेक्शन बताओ कौन रोक सकता है। जी। अरे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहली बार में सिलेक्शन कितने लोगों के हुए हैं, बहुत लोगों के हुए हैं, आपका भी होगा। आप टेंशन मत लीजिए। मस्त रहो, स्वस्थ रहो और चीजों को करते रहिए। ठीक है। मैं और पूरा आरडब्ल्यू परिवार आप सभी के साथ में आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। पीडीएफ मैं अपलोड करवा दूंगा और मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।